हूं कासिम जिसकानी और आप देख रहे हैं वर्चुअल एकेडमी फॉर नर्सेज जॉब प्रिपरेशन। और हमारी नर्सिंग नॉलेज सीरीज का जो ये 17th वीडियो है। इसमें हम सीखेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज जो आप डेली लाइफ में डेली प्रैक्टिस में जितने भी हेल्थ रिलेटेड लोग हैं वो कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर स्टूडेंट हों जनरल के पोस्ट आरएन के या फिर किसी भी हेल्थ रिलेटेड डिग्री के, तो वो हॉस्पिटल साइड में ये सारी चीजें करते हैं मगर उनको पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बेसिकली सबको आना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। तो आइए हम आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट बेसिक चीज सिखाने जा रहे हैं और वो है आपकी आईवी थेरेपी। आईवी थेरेपी के बेसिक कंपोनेंट क्या हैं, क्या होते हैं, आईवी थेरेपी में हम क्या देते हैं, किस तरीके से वो हमारा जो आईवी थेरेपी का मैकेनिज्म है वो होता है। तो सबसे पहले बेसिक चीजें हम देखते हैं वो है बॉडी फ्लूइड कंपोनेंट। बॉडी फ्लूइड, हमारा जो जिस्म है वो बना हुआ है 60% वाटर से और 40% सॉलिड मटेरियल से। 60% हमारी बॉडी वाटर से बनी हुई है और 40% सॉलिड मटेरियल की बनी हुई है। अच्छा, हम जब थेरेपी की बात करते हैं, आईवी की बात करते हैं, तो इंट्रावीनस, इंट्रावीनस का मतलब होता है जो फ्लूइड हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं या हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट है उसकी बात करते हैं। तो हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो कहाँ पे होता है? वो दो जगह पे होता है। एक होता है इंट्रा सेल्यूलर, आईसीएफ। इंट्रासेल्युलर का मतलब होता है इनसाइड द सेल। जो सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसकी बात हम करते हैं तो होता है इंट्रासेल्युलर। हमारी बॉडी बनी हुई होती है मिलियंस ऑफ सेल की। और दूसरा फ्लूइड होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में ईसीएफ भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है आउटसाइड ऑफ सेल। सेल, दो चार सेल जो टिश्यू बनाते हैं, उन टिश्यू के सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है उसको आप कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक बात इंपॉर्टेंटली याद रखें, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारा जो मिनरल होते हैं जो हम पढ़ के आए थे वो होता है पोटेशियम, और एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर होता है सोडियम। पोटेशियम इंट्रासेलुलर के अंदर और सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर में। एक्स्ट्रा सेलुलर को फिर हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों पे। एक को हम कहते हैं इंटरस्टेशियल फ्लूइड, आईएसएफ, और दूसरे को हम कहते हैं इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, आईवी फ्लूइड। तो इंटरस्टेशियल फ्लूइड की जो हम बात कर रहे हैं, जो हमने एक्स्ट्रा सेलुलर की बात की, तो वो फ्लूइड जो सराउंडिंग ऑफ टिश्यूज में हो उसे कहते हैं इंटरस्टेशियल फ्लूइड। और जो फ्लूइड हमारी नसों के अंदर हो, वीन के अंदर, कैपिलरी के अंदर, आर्टरी के अंदर, उस फ्लूइड को हम कहते हैं इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। मींस ब्लड वेसल के, ब्लड ट्यूब्स के अंदर, वो ब्लड हो, ब्लड सेल हो, प्लाज्मा हो, सीरम हो, उसको हम क्या कहेंगे? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वेसल्स दी हुई हैं, ये वेसल है, वेसल के अंदर जो फ्लूइड है इसको हम कहेंगे इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। और ये वेसल के बाहर से जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज के बाहर जो बिटवीन फ्लूइड होगा उसे हम कहेंगे इंटरस्टेशियल फ्लूइड। ये देखें, आप डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम के ऑफ दिस 60, इस फ्लूइड का 60% जो फ्लूइड है, हमारी बॉडी जो फ्लूइड से बनी हुई है उसके 2% इंट्रासेल्युलर और 1% एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है। और जैसे हमने बात की कि 60% हमारी बॉडी सॉलिड है और 60% बॉडी हमारी, 60% फ्लूइड और 40% सॉलिड है, जैसे आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे से विजुलाइज किया हुआ है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेल की बात करें तो सेल के अंदर जो मैकेनिज्म होता है उसे कहते हैं होमोस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि बॉडी की जितनी भी फ्लूइड की एक्टिविटीज हैं वो नॉर्मल हो, सेम हो। होमो मीन्स सेम, स्टेसिस मीन्स जो सेम हालत में, इक्वल, एवरीथिंग इज इक्वल, इज नॉन एज होमोस्टेसिस। फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर जो है हमारी पीएच है
वो भी इक्वल होना चाहिए, फ्लूइड का वॉल्यूम है वो भी इक्वल होना चाहिए, फ्लूइड की जो एक्टिविटीज है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो इस मैकेनिज्म को आप सिंपली होमोस्टेसिस कह सकते हैं। होमोस्टेसिस दो तरीकों से, मोस्ट कॉमन डिफ्यूजन प्रोसेस एंड ओस्मोसिस प्रोसेस। तो आप बेसिकली डिफ्यूजन जो होता है वो सॉल्यूट जो होते हैं उनका होता है। कोई भी बॉडी की मूवमेंट, फ्लूइड की मूवमेंट, वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो और वो हो सॉल्यूट की, जैसे सोडियम है तो इसको कहेंगे डिफ्यूजन। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज है हमारे लंग्स के अंदर, ये क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए फिर वो गैसेस एक्सचेंज कार्बन और जो कैपिलरीज के अंदर हमारे पे होगा। दूसरा है होमो ओस्मोसिस। व्हाट इज द ओस्मोसिस? ओस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेल की से जो कंसंट्रेशन लोअर टू हायर जो मूवमेंट हो उसे कहेंगे ओस्मोसिस। सोडियम एंड वाटर, जहां भी सोडियम जाएगा वाटर उसके साथ ही जाएगा। इनकी बहुत आपस में दोस्ती बनती है। सोडियम जहां भी जाएगा वो वाटर को बुला लेगा, वाटर उसे कहेगा कि मैं भी आपके पीछे आ रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे दो डायग्राम दिए हुए हैं, Na मीन्स सोडियम और यहाँ पे ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो जहां पे सोडियम का मॉलिक्यूल जाएगा उसके पीछे पीछे वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा। तो जब पेशेंट को ओडिमा होता है या फिर पेशेंट को जो है आउटपुट कम होता है तो हम क्या करते हैं, सोडियम भी उसे कम देते हैं। इन जो है फ्लूइड जो है इन्फ्यूज करते हैं इंट्रावेस्कुलर, तो वो भी हम कम देते हैं। तो उसके बाद है इसके साथ ही का टॉपिक है आईवी थेरेपी। आईवी थेरेपी, इंट्रावेस्कुलर थेरेपी हम जो देते हैं तो उसका टाइप कितने होते हैं सॉल्यूशंस के, जो हम फ्लूइड जो सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस करके आए कोलोइड एंड क्रिस्टलाइड। तो हम अभी बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइड की। क्रिस्टलाइड में होते हैं थ्री फ्लूइड्स, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। तो सबसे पहले हाइपरटोनिक, जब हमारे इंटर होता है सेल के अंदर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके इफेक्ट जो होते हैं सॉल्यूशन के, उसका होम्योस्टेसिस जो होता है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो हाइपर थिंक्स हाई साल्ट। हाइपर का मतलब होता है हाई साल्ट कंसंट्रेशन। मोर साल्ट इन द सॉल्यूशन एंड लेस वाटर इन द सॉल्यूशन इज नोन एज hypertonic. The vessel become more concentration that the cell and water then leaves the cell. और जब वाटर सेल से निकल जाएगा तो क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं इनके, 5% स्लैन, 3% स्लैन, 5% डेक्सट्रोज इन 0.9% स्लैन, 5% डेक्सट्रोज इन 0.45% सेलाइन, 5% डेक्सट्रोज इन LR, 10% डेक्सट्रोज इन DW मीन्स डेक्सट्रोज वाटर। 5% जो डेक्सट्रोज है वो इनके साथ अगर अटैच होगा सेलाइन के साथ, देन आप उसे कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं इसमें, 5% डेक्सट्रोज, जस्ट 5% जो है तो सिंपल उसे हम हाइपरटोनिक काउंट नहीं करेंगे। यूज इसका क्या होता है, कहाँ पे देते हैं, कब देते हैं? तो ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो सेरिबुलर एडिमा, हाइपोनेट्रेमिया, क्योंकि इसमें सोडियम हम देते हैं, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड, हाइपोवोलेमिया। सिंपल वर्ड में देख लें आप, दिमाग की सोजिश हो जाए या फिर सोडियम की कमी हो जाए बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस तेजाबियत बढ़ जाए, फ्लूइड को मेंटेन करना हो, जहाँ वॉल्यूम कम पड़ जाए बॉडी का, फ्लूइड लॉस हो जाए डायरिया की वजह से, वोमिटिंग की वजह से, इंजरी की वजह से, तो उस कंडीशन में देते हैं। होता क्या है इससे, ये करवाता क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम जो है ओवरलोड इसका हो सकता है। अगर किसी बंदे के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम पहले ही सोजिश हो गई है, पहले ही फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया है, तो उसमें ये नहीं देना। आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, थिंक स्टे वेयर आई पुट इट। आइसोटोनिक का मतलब होता है इक्वल, सेम। आइसो मीन्स सेम, इक्वल। तो
ओस्मोलरिटी जो होती है बॉडी की वो इक्वल होती है, वाटर एंड पार्टिकल्स, वाटर एंड मॉलिक्यूल जो अदर पार्टिकल्स हैं वो इक्वल रहें, तो इस कंडीशन को कहेंगे आइसोटोनिक। ऐसे सॉल्यूशन जो बरकरार रखें इन चीजों को, उनको आइसोटोनिक कहेंगे। जिस तरीके से मोस्ट कॉमन और बहुत अच्छा एग्जांपल इसका है रिंगर लेक्टेड, एलआर, जिसमें 5% ना हो। जैसे हमने एलआर के साथ 5% पढ़ा तो हाइपरटोनिक था, तो इसमें अगर 5% ना डाले, सिंपल जिसकी रिंगर लेक्टेट की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, ब्लड को प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए एक्सपांडर के तौर पे भी हम यूज करते हैं। इसका यूज क्या होता है, एक्चुअली ब्लड लॉस हो जाए, किसी बंदे को हेमरेज हो जाए, पीपीएच हो जाए, बर्न हो जाए, सर्जरी की वजह से ब्लड लॉस हो जाए, तो उसमें हम देते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से वोमिटिंग और डायरिया को, डिहाइड्रेशन को रिहाइड्रेट करने के लिए आईवी थेरेपी के अंदर हम रिंगर लेक्टेट देते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट हो उसके अंदर यूज करते हैं। डीके का पेशेंट हो तो उसके हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन, हमने हाइपर पढ़ा, आइसो पढ़ा, देन अब हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब जो है वो लेस साल्ट हो और जो सॉल्यूशन वाटर हो वो ज्यादा हो। साल्ट कम, वाटर ज्यादा हो, तो उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। द वेसल बिकम लेस कंसंट्रेटेड देन द सेल वाटर, द इंटर्स द सेल एंड सेल स्वेल। हमने बताया था कि अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो सेल श्रिंक होगा, अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो सेल स्वेल होगा। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं, इसको इफेक्ट इसके और होमोस्टेसिस देखते हैं बाद में। इसके बेस्ट एग्जांपल कौन से हैं, 0.5 सिलाइन, नॉर्मल सिलाइन 0.45%, 0.33% नॉर्मल सिलाइन, 0.225 नॉर्मल सिलाइन, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। इसके यूज क्या हो सकते हैं, हेल्पिंग किडनीज एक्सक्रिएटेड फ्लूइड, हाइपरनेट्रेमिया हो उसके अंदर। और कब नहीं देना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज हो तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं देना। बर्न के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं देना। बर्न में हम डिस्कस करके आए, हम क्या देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ट्रामा हो उसमें भी हम नहीं देंगे। आईवी थेरेपी की कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हो सकती हैं। आईवी थेरेपी की कॉम्प्लिकेशन को अगर हम डिस्कस करें तो उसकी कॉम्प्लिकेशन से, जैसे हमने ब्लड की कॉम्प्लिकेशंस बताई थी, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है जब आईवी थेरेपी दे सकते हैं देते हैं और हमने एयर सही से नहीं निकाला, वेनी पंचर कर दी हमने, ट्यूब के अंदर एयर रह गई या फिर लीकेज हो गया, तो फिर एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, जिसके सिम्टम हो सकते हैं टेकिकार्डिया, दिल का धड़कना बढ़ जाए, हार्ट का धड़कना जो है वो बढ़ जाए, चेस्ट पेन, सीने में दर्द, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो, साइनोसिस, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाएगी, नीले पड़ जाएंगे हाथ, लिप्स, बॉडी, डिस्निया, सांस जो है वो रुक रुक के लेना और डिफिकल्टी के साथ लेना, कफिंग होना। ट्रीटमेंट इसकी जो करेंगे हम, अगर एयर एम्बोलिज्म हो जाए आपके आपसे, तो फिर क्या करेंगे, क्लैंप द ट्यूबिंग, ट्यूब पहले तो उसको स्टॉप करेंगे, टर्न द पेशेंट ऑन टू देयर लेफ्ट साइड एंड प्लेस इन द ट्रेंडनबर्ग पोजिशन, ट्रेंडनबर्ग पोजिशन में उसको सुलाएंगे और लेफ्ट साइड करेंगे, नोटिफाई करेंगे हम जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है उसको। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है आप इसमें देख सकते हैं, आईवी साइड पे अगर आईवी में स्वेलिंग हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन। लीक ऑफ आईवी फ्लूइड इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, आपने आईवी लगाई, फ्लूइड चल रहा है या फिर इंजेक्शन आपने चलाई और वहां पे स्वेलिंग हो रही है, तो इस कंडीशन को कहेंगे इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन से क्या होगा, पेन होगी, स्वेलिंग होगा, कूलनेस होगा। एक चीज याद रखना, फिलेबाइटिस के अंदर और इनफिल्ट्रेशन का एक फर्क आता है। ये अभी कमीशन के अंदर एसपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि
पेन हो, स्वेलिंग हो और वार्मथ हो, तो उसे कहेंगे आप फ्लेबाइटिस। अगर पेन हो, स्वेलिंग हो, कूलनेस हो, ठंडा पड़े और नमनेस हो, तो उसे आप कहेंगे इनफिल्ट्रेशन। फिर करना क्या चाहिए, ट्रीटमेंट क्या है इसकी? सबसे पहले आपने फ्लूइड को स्टॉप करना है और आईवी को रिमूव कर देना है। एलिवेट करके थोड़ा ऊपर करके रखना है, हाथों पांवों जहां भी ये हुआ है उसको अप्लाई करना है। वार्म आर को कूल कंप्रेशन अवॉइड करना है, रब नहीं करना, उसको मसलना नहीं है। पेशेंट को भी बताना है इसको मसलना नहीं है, खुद ही कम हो जाएगी। इन्फेक्शन, आईवी साइड पे अगर इन्फेक्शन हो जाए तो रेडनेस हो जाएगी, वार्मथ हो जाएगी और स्वेलिंग भी हो जाएगी। फिर उससे उसका मतलब है कि इससे एंट्री हो जाएगी पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। होगा क्या, टेकिकार्डिया होगा, दिल का धड़कना बढ़ जाएगा, रेडनेस होगा, वहां पे रेड डिस्कलरेशन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, चिल्स एंड फीवर, मलेज, नोजिया, वोमिटिंग। करना क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए पेशेंट के अंदर आईवी की वजह से इन्फेक्शन हो जाए, तो सबसे पहले आईवी को रिमूव करना है उसको जहां से गया है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले आईवी केवला को खोल के रखते हैं, फिर स्प्रिट स्वाब से वो आईवी साइट को क्लीन भी नहीं करते, फिर वही केवला वहां पे, या फिर वो बेडशीट पे रख देंगे, गिर जाएगा, उठा के फिर लगाएंगे, तो इससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। कल्चर उसका भेजना है, पॉसिबली एडमिनिस्टर करनी है हमें एंटीबायोटिक। सर्कुलेटरी ओवरलोड, हमने जो फ्लूइड दिया, हमने जो पेशेंट को ड्रिपें लगाई, उससे क्या हो गया, उसका ओवरलोड हो गया, बॉडी के अंदर पानी बढ़ गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड, तो रिपीटली जल्दी में ब्लड चला दिया, जल्दी में फ्लूइड चलाते गए, नोट नहीं किया कि इनपुट और आउटपुट को मैनेज नहीं किया, तो फिर बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, नेक की जो जुगलर वीन है वो आपको फूली हुई नजर आएगी, मोटा, उस पे मोटापा हो जाएगा और वो फूली होगी, डिस्टेंडेड हो जाएगी, डिस्निया होगी, सांस में तकलीफ होगी, वेट कफ होगी, क्रैकल, चेस्ट क्रैकलिंग होगी। हमने करना क्या होगा फिर, हमने ट्रीट कैसे करना है उसे? जो भी कंडीशन हो पेशेंट को, हमें ट्रीट करना, मैनेज करना आना चाहिए। फ्लूइड वॉल्यूम जो है उसको, रेट को कम कर देंगे, वीन जो है उसको एलिवेट करेंगे, हेड साइड को, बेड साइड को अप करेंगे, पेशेंट को वार्म करेंगे, नोटिफाई करेंगे जो कॉम्प्लिकेशन होंगी। फ्लेबाइटिस, जिसका मैंने जिक्र किया कि एसपीएससी के अंदर जो है इसका क्वेश्चन आया था अभी। इन्फ्लामेशन हो जाएगी, फ्लेबाइटिस का मतलब होता है वीन की इन्फ्लामेशन, वेसल की इन्फ्लामेशन हो जाना। वो क्यों हो जाएगी इन्फ्लामेशन, क्योंकि या तो फ्लूइड क्लॉट अंदर आ जाएगा, मोस्टली जो इसका मेन काज होता है वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, क्लॉट जम जाए वेसल के अंदर जहां पे आपने आईवी साइड पे। फिर हम वहां पे क्या होगा, हीट होगी, गर्म होगा, रेडनेस होगा, टेंडरनेस भी होगी वहां पे, और फ्लूइड जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा वो जाना। हमने क्या करना है, फौरन रिमूव करना है आईवी को, नोटिफाई करनी है कॉम्प्लिकेशन, रीस्टार्ट करनी है आईवी ऑन अपोजिट साइड, दूसरी विंग में दूसरी जगह पे लगानी है और वहां पे चलानी है। तो ये उसका सॉल्यूशन ट्रीट हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगी। हेमाटोमा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ब्लड इन टिश्यू, ब्लड वेसल से, ये आप इसमें आपको तस्वीर में डायग्राम में भी नजर आएगा, ये थोड़ा डार्क ब्राउन ब्लैक जो है वो दाग है उसकी आईवी साइड पे, इसका कहेंगे हेमाटोमा। ये जो ब्लड जम जाएगा वहां पे टिश्यूज में कलेक्ट हो जाएगा, उसे कहेंगे हेमाटोमा। ब्लड और हार्ड पेनफुल लंप, वहां पे ऐसे महसूस होगा वहां पे लंप हो गया है, कोई जो ये चीज है वो जमी हुई होती है, या उसके ब्लड के जो स्पॉट आपको वहां पे रेडनेस नजर आएगी, बिल्कुल ब्लड जम गया हो ऐसे। तो हमने फौरन क्या करना है, अगर आईवी लगी हुई है तो रिमूव करनी है, एलिवेट करना है, थोड़ा ऊपर करके तकिया वगैरह कोई चीज देकर उसको ऊपर करना है, और जो वहां पे प्रेशर जो है, और आइस अप्लाई करनी है, ठंडी जो है आइस वो वहां पे अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा बेसिक था आईवी थेरापी, आईवी थेरापी के कॉम्प्लिकेशंस, आईवी थेरापी सॉल्यूशन हम कौन कौन से देते हैं, फ्लूइड कौन से लगाते हैं, और वो फ्लूइड जो है हमारा इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी कैसे बन रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी हॉस्पिटल के अंदर या प्रैक्टिस के अंदर फ्लूइड लगाता है आईवी थेरापी, तो उनको ये चीजें, ये टर्म्स जरूर याद होना चाहिए।
और ये कमीशन के सवाल में भी जैसे मैंने बताया, एक दो चीजें नोटिफाई करवाई जो आ चुकी हैं, मतलब इनसे सवाल आते हैं। ऐसे भी आपकी कोई भी टेस्ट हो, वो किसी एनजीओ में, पीपीएचआई में, एनआईसीबीडी में, ट्रामा में, कहीं भी हो, तो इनमें से सवाल जरूर आते हैं। और ये हमारे डेली प्रैक्टिकल में भी ये चीजें अप्लाई होती हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।